मुंबई इंडियंस आईपीएल की सबसे फ्यूचरिस्टिक और रूथलेस फ्रेंचाइजी है जो जरूरत पड़ने पर 5 बार ट्रॉफी दिलाने वाले कप्तान को भी हटाने से नहीं हिचकती है और हमेशा फ्यूचर की टीम बनाने के बारे में सोचती है। और इस बार जिस तरह के ऑक्शन में उन्होंने प्लेयर खरीदे हैं वो पिछली बार उनकी जो कमजोरी थी तेज गेंदबाजी, ओवरऑल बॉलिंग, उसको मजबूत करने के हिसाब से रही है। और जिस तरह के तेज गेंदबाज वो खरीद करके लाए हैं, इस बार आईपीएल में सबसे बेहतर फास्ट बॉलिंग यूनिट फॉर श्योर जो है वो मुंबई इंडियंस के पास होने वाली है। एक बार नजर डालते हैं कि मुंबई इंडियंस ने कौन कौन से खिलाड़ी खरीदे हैं, फिर हम देखेंगे कि उनकी 11 कैसी बन रही है और ओवरऑल उनकी ताकत और कमजोरी क्या है, एंड में अल्टीमेटली मुंबई इंडियंस क्या ट्रॉफी जीतने का मादा रखती है, ऑन पेपर कैसी टीम बनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिलशान मधुशंका की। तो दिलशान मधुशंका आप सब जानते हैं बहुत ही टैलेंटेड लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। श्रीलंका से जब भी खेले हैं इनके बारे में ये कहा गया है कि ये आगे चल करके बहुत बेहतरीन गेंदबाज बनेंगे। वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल थे। इससे पहले टी20 फॉर्मेट में जब एशिया कप हुआ था वहां पर भी इनका प्रदर्शन बहुत ही जबरदस्त रहा था। तो काबिलियत इनके पास गेम की तीनों स्टेज पर गेंदबाजी करने की है। ओवरऑल आप कहेंगे कि विकेट टेकर है, विकेट्स निकालते हैं और विकेट्स निकालना किसी भी फॉर्मेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके बाद मोहम्मद नबी को इन्होंने लिया है। इस टीम के पास स्पिनर्स जो है वो काफी कम रहे थे और इस बार इनका कॉम्बिनेशन ऐसा है कि ये फॉरेन स्पिनर्स को भी खिला सकते हैं। तो मोहम्मद नबी के रूप में इनको एक बेहतरीन ऑफ स्पिनर मिल गया है जो डाउन द ऑर्डर इनको बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट करके देगा। उसके बाद गेराल्ड कॉर्जे एक और विकेट टेकिंग ऑप्शन इन्होंने लिया है और जो इनके लिए बहुत ही बड़ी डील रही है, बहुत अच्छी डील कहूंगा एट द एंड में इनके लिए रही है, क्योंकि जिस प्राइस पर गेराल्ड कॉर्जे इनको मिले हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा सरप्राइज काफी टीमों के लिए रहा है। उसके बाद रोमारियो सेफर्ड को ये ट्रेड करके जो है वो लखनऊ से लेके आए थे, तो वो एक इनके डाउन द ऑर्डर के प्लेयर हो जाएंगे जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कर सकते हैं। उसके बाद टॉप ऑफ द ऑर्डर बल्लेबाजी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नमन धीर बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, टेक्निकली साउंड है, पंजाब से अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद शिवालिक शर्मा डाउन द ऑर्डर एक बैटिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 7 नंबर 8 पर और साथ में गेंदबाजी भी करके दे सकते हैं, तो वो भी उस रोल में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। श्रेयस गोपाल को ये लेके आए हैं, पीयूष चावला इनके पास थे, तो बाय द टाइम जो है उनका वक्त निकलता जा रहा है, तो उनको रिप्लेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके बैकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और एक्सपीरियंस स्पिनर की तरफ गए हैं जो इनको स्पिन डिपार्टमेंट में काफी हेल्प करेगा। उसके बाद अंशुल कंबोज हरियाणा से आने वाले राइट आर्म फास्ट बॉलर, एक बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज जिसने अपने कंधों पर ले जाकर के हरियाणा को विजय हजारे ट्रॉफी जिताई और पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी की, विकेट्स निकाले, अच्छा डेक को हिट करते हैं, साथ में दोनों तरफ गेंद को मूव कराने की काबिलियत रखते हैं, अच्छी डिसेंट पेस पर गेंदबाजी करते हैं, तो वो इंडियन फास्ट बॉलर्स में एक बेहतरीन एडिशन में कहूंगा। उसके बाद नुवान तुषारा, श्रीलंका प्रीमियर लीग में इनका प्रदर्शन बहुत ही जबरदस्त रहा था, बिल्कुल लसित मलिंगा की कॉपी हैं, उसी तरह का स्लिंगी एक्शन है, 140 प्लस पर गेंदबाजी करते हैं, साथ में ये जो रिवर्स स्विंगिंग यॉर्कर मारते हैं वो देखते ही बनती है। यॉर्कर्स तो आप बहुत सारे गेंदबाजों को मारते हुए देखते हैं, लेकिन जिस तरह से इनका गेंद शेप होके लेफ्ट हैंडर के लिए अंदर की तरफ आता है तो वो बड़ी कमाल की चीज है और विकेट टेकिंग आर्ट इनके पास भी है। तो ऑल एंड ऑल आप देखें मुंबई इंडियंस ने अपनी गेंदबाजी को काफी ज्यादा मजबूत किया है। बाकी बल्लेबाजी में कुछ इन्होंने बैकअप और ऑलराउंडर्स में कुछ बैकअप लेने की कोशिश की है, जो इनके पास लोअर मिडिल ऑर्डर में कुछ प्लेयर चाहिए थे उसको फुलफिल करने की कोशिश इन्होंने की है। अब बनाते हैं मुंबई इंडियंस की 11। तो ओपनिंग की बात अगर करें तो आपको वहां पर रोहित शर्मा और ईशान किशन ही दिखने वाले हैं और ये ओपनिंग पेयर काफी अच्छा ओपनिंग पेयर है, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन इनको मिलता है। और रोहित शर्मा जिस तरह की फॉर्म में वर्ल्ड कप में रहे थे और उस तरह की फॉर्म अगर वो कंटिन्यू करते हैं आने वाले अपनी क्रिकेट में तो मुंबई इंडियंस के लिए फिर बहुत अच्छी खबर हो सकती है। ईशान किशन ने भी हाल फिलहाल की क्रिकेट में फॉर्म बहुत अच्छी दिखाई है, तो अच्छी फॉर्म रहती है और पिछला बार का आईपीएल भी उनका अच्छा गया था। जो चीज उनको इंप्रूव करनी रहेगी वो रहेगी स्ट्राइक रेट, तो उसको इंप्रूव कर लेंगे तो बहुत डेंजरस और डेडली ओपनिंग पेयर हो सकता है। उसके बाद नंबर 3 की बात करें तो सूर्य कुमार यादव टी20 क्रिकेट के नंबर 1 बैट्समैन, और फिर कोई डिबेट रह नहीं जाती है कि इससे बेहतर बल्लेबाज आपके पास क्या हो सकता था। उसके बाद तिलक वर्मा आईपीएल पिछला बहुत अच्छा गया था, उसके बाद से इंडिया भी खेले, टी20 क्रिकेट भी अच्छी गई है, लेकिन बड़ा मिक्स सा इनके लिए ओवरऑल क्रिकेट गई है जो अब तक इन्होंने पिछले 1 साल में खेली है।
और इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि तिलक वर्मा 3 खेलेंगे या सूर्य कुमार यादव 3 खेलेंगे, बिकॉज इंडियन टीम में जब खेलते हैं तो तिलक वर्मा 3 खेलते हैं और सूर्य कुमार यादव 4 खेलते हैं। तो मुंबई इंडियंस भी जरूर देखेगी कि सूर्य कुमार यादव को क्या 4 नंबर बल्लेबाजी करानी है, जिससे थोड़ा सा डेप्थ और मिले और तिलक वर्मा को थोड़ा खुल के खेलने का मौका, जो है खुद को एक्सप्रेस करने का मौका जो है वो और मिल सके, क्योंकि उनके हिसाब से 3 नंबर जो है वो बेस्ट पोजीशन हो सकती है इस टीम में। लेकिन जिस भी ऑर्डर में खेले 3, चाहे सूर्या हो चाहे तिलक हो, वो 3 और 4 जो है वो यही रहने वाला है। उसके बाद नंबर 5 की बात करें, नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या की जो वापसी हुई है उससे इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एक तो इनको टॉप 5 में हार्दिक पांड्या एक गेंदबाज मिल जाएंगे, दूसरा तिलक वर्मा से भी थोड़ी बहुत गेंदबाजी इन्होंने पिछले सीजन्स में कराई थी। और उसके अलावा जो बैटिंग में भी इनका 5 नंबर थोड़ा सा फंसने वाली चीज हो गई थी, तो हार्दिक पांड्या के आने से वो सर्टेनिटी हो जाएगी। फिनिशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हार्दिक पांड्या अपना पुराना रोल खेल सकते हैं और 5 नंबर पर अब वो सॉलिडिटी देने वाला काम भी कर सकते हैं अगर जल्दी विकेट मुंबई इंडियंस के निकलते हैं। तो ये विन विन सिचुएशन जो है वो मुंबई के लिए रहने वाली है। उसके बाद 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर पर टिम डेविड फिनिशर के पॉइंट ऑफ व्यू से अब तक बहुत अच्छा अगर देखें तो डिलीवर तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी जो रेपुटेशन है, जिस तरह के खिलाड़ी हैं, जिस तरह से शॉट्स लगा सकते हैं, तो 6 नंबर एक परफेक्ट प्लेयर इस टीम में। उसके बाद नंबर 7 की बात करें तो जब इन्होंने मोहम्मद नबी को लिया है तो मुझे लगता है कि वो खेलेंगे। उनको खेलने के 2 फायदे होंगे, एक तो स्पिन डिपार्टमेंट में मुंबई इंडियंस को प्लेयर मिल जाएगा और दूसरा 7 नंबर पर मोहम्मद नबी जैसा प्लेयर जिसके पास स्ट्राइकिंग एबिलिटी है, एक्सपीरियंस है, जो गेम्स फिनिश भी कर सकता है। तो टिम डेविड को हेल्प आउट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। और इसमें यह भी हो सकता है कि नबी 6 खेले, टिम डेविड 7 खेले, ये सिचुएशन पर भी डिपेंड करेगा। ओवरऑल मुंबई इंडियंस की स्पिन बॉलिंग थोड़ी वीक लग रही थी, लेकिन अब नबी चूंकि इस प्लेइंग 11 में फीचर कर जाएंगे, बिकॉज इनको ज्यादा फॉरेनर्स अपने बैटिंग में नहीं चाहिए, तो उन फॉरेनर्स को ये बॉलिंग में ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलराउंडर की जगह पर ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज इस टीम की खासियत है कि इंडियन कोर काफी बेहतर इस टीम का नजर आ रहा है। और उसके बाद फॉरेनर्स के जो ऑप्शन है, ये 3 के साथ भी खेल सकते हैं, उसको इंपैक्ट प्लेयर भी बना सकते हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मुझे लगता है कि इनको अच्छे स्पेस में रखेगी। उसके बाद नंबर 8 की बात करें तो गेराल्ड कॉटजे इन्होंने लिया है, वो बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक विकेट टेकिंग फास्ट बॉलर हैं जो अच्छी पेस पर गेंदबाजी करते हैं और मुंबई के विकेट पर गेंदबाजी करना जरूर एंजॉय करेंगे, जहां पर पेस एंड बाउंस रहता है। और स्पेशली शाम के वक्त में जो मुंबई में गेंद जिस तरह से चलती है, तो उस हिसाब से एक बेहतरीन गेंदबाज और बल्ले से भी कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं। आपने अभी तक इनकी गेंदबाजी देखी है, लेकिन बल्लेबाजी में भी अच्छा खासा पोटेंशियल जो है वो इनके पास है। उसके बाद नंबर 9 की बात करें तो पीयूष चावला ही खेलेंगे। हालांकि स्पिनर अभी इनके पास कुमार कार्तिकेय हैं, श्रेयस गोपाल हैं, बट मुंबई इंडियंस मुझे लगता है कि पीयूष चावला के साथ ही स्टार्ट करने वाली है। देन फिर जसप्रीत बुमराह एक गेंदबाज होंगे। बाहर बैठे गेंदबाजों में आकाश मडवाल, अंशुल कंबोज ये जरूर होंगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ही खेलने वाले हैं और इस बार आकाश मडवाल के लिए 11 में जगह नहीं बन पाएगी। उसके बाद 11वें खिलाड़ी जो है वो दिलशान मधुशंका होंगे और जो 3 तेज गेंदबाज हैं जिसमें दिलशान मधुशंका, नुबंत हिसारा और जेसन वेरेंड्रॉफ, इसमें दिलशान मधुशंका मुझे लगता है कि प्रेफरेंस ऑर्डर में नंबर 1 रहने वाले हैं। उसके अलावा इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो बैटिंग में इनके लिए नेहल बडेरा जो है वो इंपैक्ट प्लेयर हो सकते हैं। बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है कि जिस तरह की टीम इनकी नजर आ रही है। उसके बाद स्ट्रेंथ की बात करें तो इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत ही सेटल्ड है, कोर बड़ा सेटल्ड नजर आ रहा है, क्योंकि गेंदबाजी में नीचे जसप्रीत बुमराह और ऊपर 1 नंबर से लेकर के 6-7 नंबर तक जो बल्लेबाजी है बहुत बेहतरीन, बहुत डिस्ट्रक्टिव नजर आ रही है। साथ में इनके पास यूटिलिटी प्लेयर बहुत ज्यादा हैं, जिसमें हार्दिक पांड्या की बात करें, मोहम्मद नबी की बात करें, गेराल्ड कॉटजे की बात करें, तो ये टीम को काफी अच्छा ओवरऑल बैलेंस भी देते हैं। ओवरऑल डेप्थ की अगर बात करेंगे तो इस टीम में बैटिंग की बात करेंगे तो नंबर 10 तक बैटिंग मिल जाएगी इंपैक्ट प्लेयर को अगर मिला लें। और साथ में गेंदबाजी की बात करें तो 6 से 7 ऑप्शन बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे इंपैक्ट प्लेयर रूल की वजह से। बाकी बैकअप्स में देखेंगे तो टॉप ऑफ द ऑर्डर जो बैकअप है, नमन धीर हैं, विष्णु विनोद हैं, तो 2 बेहतरीन इंडियन बैट्समैन बाहर बैठे हुए हैं। डेवॉल्ट ब्रेविस जो है वो फॉरेन बैट्समैन की कैटेगरी में इनके पास बाहर बैठे रहेंगे। रमारी और सेफर्ड के रूप में 7 नंबर के पॉइंट ऑफ
कभी उसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, कभी इनको 5 तेज गेंदबाज खिलाने की जरूरत पड़ती है तो वो भी खिला सकते हैं। हार्दिक पांड्या चौथे तेज गेंदबाज हैं, वैसे 5वें की जरूरत पड़े तो रोमारियो सेफर्ड को भी खिला सकते हैं, एक स्पिनर से खेलना है तो हर तरह का परमिटेशन कॉम्बिनेशन इनके पास मौजूद है। स्पिनर में कुमार कार्तिकेय, लेफ्ट आर्म स्पिन का ऑप्शन भी इनके पास है, तो एक और बैकअप जो है वो श्रेयस गोपाल के रूप में भी इन्होंने ले लिया है। आकाश मडवाल और अंशुल कंबोज जैसे गेंदबाज बेंच पर होंगे, तो बेंच स्ट्रेंथ भी इनकी काफी अच्छी नजर आ रही है और ओवरऑल जो तेज गेंदबाजी यूनिट बनी है ये लगता है मुझे बहुत बड़ी ताकत मुंबई इंडियंस की बनने वाली है। लेकिन कुछ वीकनेसेस भी हैं, लेकिन वो वीकनेसेस ऐसी हैं जिनको आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जो खिलाड़ी उन जगहों पर खेल रहे हैं वो बहुत बड़े हैं। ओपनिंग पेयर की बात करें, रेपुटेशन बहुत बड़ी है, चाहे रोहित शर्मा हो चाहे ईशान किशन हो, लेकिन परफॉर्मेंस और सक्सेसफुल होने की बात करेंगे तो पिछले कुछ सालों में उतना नहीं रहे। चाहे आप रोहित शर्मा के रिकॉर्ड्स इन आईपीएल देखेंगे वो इन क्वेश्चन है, ईशान किशन के लिए स्ट्राइक रेट इन क्वेश्चन है। ओवरऑल कुछ सालों से ईशान किशन का स्ट्राइक रेट चाहे इंडिया के लिए खेले हो तब या आईपीएल में खेले हो तब उतना बेहतर नहीं रहा है जितना उनके कंपटीटर जो है उस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। उसके बाद फिनिशिंग की बात करेंगे, फिनिशिंग में भी टिम डेविड बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, रेपुटेशन है, लेकिन कितने गेम्स उन्होंने फिनिश करके दिखाए हैं ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि बहुत ज्यादा गेम्स उन्होंने अभी तक फिनिश नहीं किए, ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए बल्कि मुंबई इंडियंस के लिए भी उन्होंने कोई खास गेम जो है वो फिनिश करके नहीं दिखाए। उसके बाद स्पिन डिपार्टमेंट इस बार काफी स्ट्रेंथन किया है मुंबई इंडियंस ने, लेकिन कुछ और टीमों के मुकाबले जहां पर क्वालिटी स्पिनर्स बहुत ज्यादा मौजूद हैं तो कंपैरेटिवली वीक नजर आ रहा है। बाकी अगर वैसे देखें तो ज्यादा कमियां मुंबई इंडियंस के इस स्क्वाड में नजर नहीं आ रही हैं और बड़ी परफेक्ट टीम जो है वो मुंबई इंडियंस की नजर आ रही है। तो इस बार अगर ये टॉप 4 में क्वालिफाई नहीं करते तो मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि पिछले बार जो ये हार रहे थे उस हार की वजह इनकी गेंदबाजी थी। गेंदबाजी इनके पास ज्यादा बेहतर थी नहीं, ऑप्शंस उतने बेहतर थे नहीं, बहुत से खिलाड़ी अनअवेलेबल थे, उसने इनको काफी ज्यादा हर्ट किया था। उस प्रॉब्लम को इन्होंने रेक्टिफाई किया है। फॉरेन फास्ट बॉलर के ऑप्शंस बहुत ज्यादा रखे हैं, जिसमें से 2 को ये कम से कम जरूर खिलाएंगे। इंडियन फास्ट बॉलर की भी बात करेंगे तो वहां पर भी आकाश मडवाल इनके बैकअप फास्ट बॉलर होने वाले हैं, जो इनके लिए पिछले साल एक बेहतरीन गेंदबाज बनके इमर्ज हुए थे। तो दोस्तों ये है ओवरऑल मुंबई इंडियंस की टीम का रिव्यू। आपको वीडियो और इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।